हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, चारू अनम्यूट कर रहे हैं सबको। गुड इवनिंग मनीषा। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अरे ज्योति तो एकदम तलवार की तरह मारती है। गुस्से में। एकदम गुस्से में। गुड इवनिंग है। ठीक है बेटा। ओके, तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, ये पीवाईक्यू तुम लोगों के पास पहुंच गए? यस सर। यस सर, मैंने जुनैद सर से बोला था कि ग्रुप में डाल दें, शायद डाल दिए होंगे। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, और काफी हार्ड भी लगता होगा तुम लोगों को, है ना? लगता है क्या? यस सर। क्योंकि नीट वाले बच्चों को हार्ड लगता ही sir. होगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, और ज्यादा ज्यादा ऐसा सच हार्ड नहीं है। अगर एनसीईआरटी लेवल पे जाएं तो ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन अगर हाँ एडवांस लेवल पे जाए ना तो हार्ड है। ये फिजिक्स में भी पढ़ाया गया होगा और केमिस्ट्री में भी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, इस पूरा चैप्टर का नाम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। इसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। ओके, चलो। वैसे तुम लोगों ने 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया था ना? क्योंकि कुछ Yes, लोग जो है वो 12th में जैसे जो कोचिंग वाले होते हैं ना, जैसे आकाश एलन वगैरह में, तो 12th में पढ़ाया जाता है। चलो, तुम लोगों ने पढ़ लिया है, अच्छी बात है। थोड़ा बहुत पढ़ा था, ज्यादा क्लियर नहीं हुआ हमें। यस सर। क्योंकि इसीलिए 12th में पढ़ाया जाता है। फिजिक्स वाला भी 12th में ही पढ़ाया जाता है। चलो, क्लियर करते हैं। देखो, थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, जैसा चैप्टर का नाम है ना, वैसा ही काम। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब एनर्जी। एनर्जी। ठीक है। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मोशन। मोशन। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक में हम लोग हीट का मोशन पढ़ेंगे, हीट का मूवमेंट पढ़ेंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो मूवमेंट ऑफ हीट, या हम ऐसा बोल सकते हैं मोशन ऑफ हीट। मोशन ऑफ हीट जो है वो क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। अब किसमें पढ़ते हैं? तो उसके लिए तो कुछ चीजें होनी चाहिए भाई। किसमें मोशन देखेंगे? वो कौन सी चीज है? जैसे मान लो हमारी बॉडी में हीट का मोशन है, तो ये हमारी बॉडी जो है वो कुछ ना कुछ है ना। हमारी बॉडी है क्या? सिस्टम। जैसे किसी भी चीज में हीट का ट्रांसफर देख रहे हैं, रॉड गर्म हो रही है, तो वो रॉड क्या है? सिस्टम, है ना? तो दो चीजों पे ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है सिस्टम, बेसिक टर्म्स आज अपन लोग कंप्लीट करेंगे। एक होता है सिस्टम और दूसरा क्या होता है? सराउंडिंग। ओके। जैसे हमने बोला ये पेन है, पेन है, ये सिस्टम है। क्यों? कुछ देर बाहर रख दो, इतनी सर्दी पड़ रही है, ठंडा हो जाएगा। कुछ देर अंदर रखो, गर्म हो जाएगा। तो हीट का ट्रांसफर हुआ ना, हीट का मूवमेंट हुआ ना, तो इसको बोलते क्या है? सिस्टम। और उसके आसपास जो है उसको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग, है ना? तो सिस्टम और सराउंडिंग में डिफरेंस
कौन क्रिएट करता है? बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री क्या होती है? सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसको बोलते क्या है? बाउंड्री। अच्छा, ठीक है, सिस्टम की डेफिनेशन पता चल गई। पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, इन विच thermodynamic changes has been studied. Thermodynamic changes है ना, इसको हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, और सराउंडिंग क्या होता है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट, सराउंडिंग क्या होता है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट है यूनिवर्स में उसको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। और ये क्या है? बाउंड्री क्या होती है? ऐसा पार्ट, दैट पार्ट विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, या सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है उसको बोलते हैं बाउंड्री। अच्छा, तुम लोगों को पता है बाउंड्री जो है वो दो तरीके की होती है, है ना? बाउंड्री एक रियल बाउंड्री होती है और एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है ना? तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री मे और मे नॉट बी डिफाइंड। बाउंड्री जो है मे और मे नॉट बी डिफाइंड, मतलब उसको डिफाइन भी किया जा सकता है, रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। क्लियर? तीनों चीजें, सिस्टम, सराउंडिंग। और एक चीज तो बताना भूल गए, जो यूनिवर्स है वो किससे मिलके बना है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ओके, सिस्टम और सराउंडिंग से मिलके बना हुआ है। अच्छा, तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ याद होगा, एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है ना वो कंजर्व है। जितनी एनर्जी पहले थी ना उतनी एनर्जी अभी है। जितनी एनर्जी 100 साल पहले थी ना उतनी एनर्जी अभी भी है। एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब एनर्जी का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ऐसा मतलब आत्मा कभी मर नहीं सकती। आत्मा जो है वो एक तरीके से एनर्जी है ना। आत्मा, ऐसे बोलते हैं ना, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है। वो आत्मा क्या है? एनर्जी। एनर्जी एक प्लेटफॉर्म को छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म में जाती है कि नहीं? अब भाई ऐसा नहीं है कि मतलब आत्मा डिस्ट्रॉय हो जाती है, नहीं, वो तो एनर्जी है ना। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना इधर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। क्लियर ना? तो एनर्जी जो है वो यूनिवर्स की कंजर्व है, और यूनिवर्स में क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग, उसमें जो एनर्जी है वो पूरी कंजर्व रहती है। एक चीज से दूसरे चीज में ट्रांसफर होती रहती है एनर्जी, या एक काइनेटिक एनर्जी दूसरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। क्लियर? इतनी बात समझे? यस सर ये पढ़ा था। ओके कुमकुम। अब सिस्टम जो होते हैं कितने टाइप के हो सकते हैं, पढ़ लेते हैं। 3 टाइप ऑफ सिस्टम। पहले तो हम बात करते हैं ओपन सिस्टम। इसी से शुरुआत होगी। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम,
सॉरी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, Isolated system. वेरी गुड, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मास जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, मतलब चेंज होता रहता है। मास जो है वो सिस्टम का सराउंडिंग में, सराउंडिंग का सिस्टम में। अच्छा, मास अगर चेंज नहीं होता है तो हीट भी कांस्टेंट नहीं होती है, मतलब हीट भी क्या होती है, चेंज होती है। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम जैसे मान लो एक कंटेनर में हम पानी को बॉईल कर रहे हैं और कंटेनर ओपन है, तो थोड़ी देर रखने के बाद पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा, है कि नहीं? तो वो सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम है ना। तो यहां पे ओपन सिस्टम में मास जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, और फिर मास, भाई कोई भी चीज है, वाटर है, वो वेपर के फॉर्म में कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही ना। अच्छा, इस सिस्टम में एक चीज जो है वो बताऊंगा कि इस सिस्टम में जो बाउंड्री है वो डेफिनेट नहीं होती है, देयर इज नो डेफिनेट बाउंड्री। इसमें जो बाउंड्री होती है वो एक डेफिनेट नहीं होती है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास तो कांस्टेंट रहता है, मतलब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, लेकिन हीट जो है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, हीट जो है वो एक्सचेंज हो जाती है। सर आपने क्यू क्या लिया यहाँ पे? क्यू जो है वो हीट है बेटा। ओके सर। ठीक है, मास जो है वो, जैसे मान लो मिल्क है, मिल्क को ढक दिया। अब ऐसा नहीं है कि मतलब मिल्क को ढक दिया तो वो कंटेनर क्लोज हो गया। अब कंटेनर ऐसा, मतलब भगोना है ऐसा, वो ठंडा भी हो जाता है, तो हीट का चेंज हो गया ना, पहले गर्म था फिर ठंडा हो गया, हीट का चेंज हो गया। लेकिन 1 लीटर दूध था और थोड़ा सा बॉईल किया तो आधा लीटर बच गया, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, ओके, तो इसलिए मास जो है वो कांस्टेंट रहता है और एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। हाँ, इसमें जो होता है देयर इज डेफिनेट वॉल्यूम, अगर क्लोज है तो डेफिनेट वॉल्यूम होगा, सॉरी डेफिनेट बाउंड्री होगी। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम में जो मास है ना और हीट है, दोनों के दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं बच्चे लोग। मास और हीट, मतलब मास जो है वो भी चेंज नहीं होगा, मैटर भी नहीं चेंज होगा और एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें नाइदर मास और नॉर एनर्जी एक्सचेंज, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना, अगर सिस्टम जो है इसमें एडियाबैटिक बाउंड्री होती है। अब एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होती है बेटा? एडियाबैटिक बाउंड्री वो होती है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। जैसे चाय है, चाय की केतली, लेकिन वो केतली ऐसे है जो जिसमें गर्म रहता है पानी, है ना। जैसे बॉटल आती है मिल्टन की, है ना, तो वो जो है पानी बहुत देर तक गर्म रहता है, 1 दिन तक गर्म रहता है, मतलब एनर्जी भी चेंज नहीं हुई, और मास तो जितना पानी भरोगे उतना ही भरा रहेगा ना। तो वो बाउंड्री जो है वो एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक का मतलब होता है कि हीट का एक्सचेंज ना हो, सिस्टम का सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज ना हो, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जल्दी बताएं, क्लियर हो गया ना ये? Yes, sir. Yes, sir. तीनों सिस्टम क्लियर हो गए? Yes, पूछा sir. जाता है कि एडियाबैटिक बाउंड्री वाला सिस्टम कौन सा है, पूछा जाता है कि एडियाबैटिक बाउंड्री वाला सिस्टम कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, आगे आगे हम बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, जैसे गैसेस स्टेट में तुम लोगों ने पढ़े होंगे गैस वेरिएबल, है ना।
तो इसमें भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल पढ़ेंगे। इन वेरिएबल का बहुत यूज है। अरे गैस के जो वेरिएबल्स होते थे, गैस के जो वेरिएबल्स होते थे, प्रेशर, टेम्परेचर, मास, है ना, ऐसे बोल सकते हो, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये वेरिएबल थे कि नहीं थे? गैसियस लॉ मतलब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में ये सारे वेरिएबल्स थे कि नहीं थे? तो उसी के ऊपर बेस्ड था ना। और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और गैस वेरिएबल वो दोनों सेम चीज होती है। मतलब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है, कहां यूज होता है? फॉर फाइंडिंग thermodynamic state, ठीक है, फॉर फाइंडिंग थर्मोडायनेमिक स्टेट फॉर सिस्टम। सिस्टम की थर्मोडायनेमिक स्टेट हम बता सकते हैं। मतलब सिस्टम उन वेरिएबल को देख के बताया जा सकता है कि सिस्टम गैसियस होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। उन वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल उनको बोलते हैं। ओके, देखो जैसे हमने बोला कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये 3 वेरिएबल होते हैं। अगर किसी भी चीज का प्रेशर ज्यादा है, कम है, तो हम बता सकते हैं कि वो गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं और बहुत बार पूछा गया है, देखना। फॉर एग्जांपल लिया गया है 10 ग्राम वाटर। 10 ग्राम वाटर के लिए सारी चीजें जो है वो देखते रहना। ओके, 10 ग्राम अगर वाटर है तो उसमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल अगर चेंज कर दिए जाए तो स्टेट भी चेंज हो जाएगी। जैसे पहला, अगर हमने बोला कि प्रेशर जो है वो 1 atm है, बच्चे लोग, वॉल्यूम जो है वो 10 ml है, और टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ये कंडीशन पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीनों कंडीशन पे 10 ग्राम वाटर क्या किस फॉर्म का होगा, किस स्टेट का होगा? क्या लिक्विड होगा, कि सॉलिड होगा, कि गैसियस होगा? ये तीनों स्टेट पे पता चल सकता है भाई। ये रूम टेम्परेचर है, ओके, इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं है कि वो बॉइल हो रहा है। प्रेशर रूम टेम्परेचर, सॉरी नॉर्मल प्रेशर है। वॉल्यूम जो है वो 10 ml है, तो वॉल्यूम है, तो ये जो फॉर्म है इसमें 10 ग्राम वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। बच्चे लोग, क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में। तो ये वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं, कहां पे यूज करते हैं? फॉर फाइंडिंग द जो सिस्टम की स्टेट है वो फाइंड आउट करने पे यूज होते हैं। जैसे यहां पे हमने बता दिया कि लिक्विड स्टेट है। दूसरा, जैसे मान लो हमने लिखा है प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम जो है वो 100 ml लिखा, सॉरी 10 लीटर ही लिखा, तुम लोग बताना, और टेम्परेचर जो है वो 150 डिग्री सेल्सियस लिखा। तो इस कंडीशन पे 10 ग्राम वाटर किस स्टेट का होगा? Gaseous. Vapors. ठीक है, वेपर फॉर्म में होगा। मतलब वाटर जो है वो स्टीम फॉर्म का होगा। मतलब इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल से हम बता सकते हैं ना। ओके, बताया जा सकता है कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अच्छा, एक और देते हैं, तुम्हें पता चलना चाहिए। ठीक है, प्रेशर जो है वो 1 atm है, वॉल्यूम जो है वो 10 ml है, और टेम्परेचर जो है -20 डिग्री सेल्सियस। Ice. फ्रीज, आइस होगा। Solid.
आवाज नहीं आ रही। Okay. अच्छा ये वाला बताओ मुझे, प्रेशर 1 एटीएम, वॉल्यूम 10, और ये बताओ आइस होगा। आइस फॉर्म आइस होगी। होगा। तो ये जो स्टेट है इनसे बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता? जैसे एक और, प्रेशर 1 एटीएम है, वॉल्यूम जो है वो 10 लीटर है, और टेम्परेचर जो है वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम देखना लीटर में है, कौन सी फॉर्म होगी ये? तो इस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होगी लेकिन वॉल्यूम लीटर में है। ये कंडीशन जो है ना, लिक्विड फॉर्म की है तो उसको बोलते हैं, और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है तो वाटर वेपर फॉर्म बोलते हैं इसको। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? वाटर वेपर फॉर्म। क्लियर? मतलब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल वो चीज होती सर ये है। केस तो फर्स्ट केस जैसा है। बोलो। सर ये केस तो फर्स्ट केस जैसा है ना? नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम तो कम है। लिक्विड फॉर्म में से। देखो, केवल वॉल्यूम में डिफरेंस है, वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ओके, यहाँ पे कम है। ओके सर। तो ये डिफरेंस है। अब कंडीशन दे दी जाएगी तो मैं ये बताना चाह रहा था कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते क्या है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल वो होते हैं जिसमें हम किसी भी चीज की स्टेट बता सकते हैं, ओके। अच्छा, यहीं पे एक मैं लिख देता हूं, पांचवी चीज, अगर हम प्रेशर 1 एटीएम रखें, 10 ग्राम वाटर की ही बात कर रहे, और वॉल्यूम जो है वो भी 10 लीटर रखा, और जो टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम भी ज्यादा है और टेम्परेचर बहुत कम है, तो ये कौन सी स्टेट है? इस स्टेट में वाटर जो है वो फॉग के फॉर्म में होगा। क्लियर बात? जल्दी बताएं। ओके, तो ये याद रखना है तुम लोगों को। चलो, तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल पता चल गया। अब हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, तुम लोग बताना कि क्या क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा होता है आइसोबारिक प्रोसेस, तीसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस, ओके। फिर है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। और अगर हम पांचवें प्रोसेस की बात करें, साइक्लिक प्रोसेस, वैसे ये
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तुम लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हो क्या? चलो, कोई जवाब नहीं दे रहा। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसमें डेल्टा पी जो होता है ना, उसमें चेंज नहीं होता। सर वो ना आप दिख नहीं रहे थे, एक बार दोबारा से बता दो पहले वाला। हाँ, पूरा बता रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो 0 है। भाई इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है, तो डेल्टा टी की वैल्यू तो 0 ही आएगी। आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, डेल्टा पी की वैल्यू जो है वो 0 है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम जो है वो क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं डेल्टा वी जो है वो 0 है, वॉल्यूम का चेंज जो है वो 0 है। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट जो है जो क्यू जो है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्यू को क्या बोलते हैं? हीट। हीट कांस्टेंट है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं नो हीट एक्सचेंज, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। और साइक्लिक प्रोसेस बताओ मुझे। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होती है? 0 होती है। इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। चलो फटाफट सभी लोग देखें, ये सारे प्रोसेस क्लियर हो तो आगे बढ़े। जल्दी जल्दी। क्लियर सर। ओके। Yes, sir. ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी की। कौन सी प्रॉपर्टी? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। मतलब जो सिस्टम की अगर सिस्टम के ऊपर इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, ऐसा सिस्टम, सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो तरीके की होती हैं, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होती है? इंटेंसिव तो याद रखना, आयन लगा हुआ है ना, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है ना, ऐसा बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास के ऊपर इंडिपेंडेंट, ऐसी प्रॉपर्टी जो मास के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब भाई साहब, अगर वाटर की डेंसिटी जो है, 1 लीटर वाटर की डेंसिटी 1 है, तो 10 लीटर वाटर की डेंसिटी कितनी होगी? बताओ, 10 लीटर वाटर की डेंसिटी कितनी होगी?
सेम। 1 ही होगी। ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। 1 लीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 1000 लीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, तो वो भी कौन सी प्रॉपर्टी हुई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, ध्यान रखना। तो कौन कौन सी बॉइलिंग पॉइंट, ये याद करना है। क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव कौन सा इंटेंसिव है। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर, डेंसिटी। लेकिन डेंसिटी किसकी? डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी। ठीक है, ठीक है। आगे, और अगर डेंसिटी ऑफ इसकी देखा जाए, सॉरी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सभी के सभी जो हैं वो क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड्स अपॉन मास, मास के ऊपर डिपेंड करती है। मास के ऊपर अगर डिपेंड करती है वो प्रॉपर्टी, सिस्टम की वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव होती है, सॉरी एक्सटेंसिव होती है। जैसे बात करें वॉल्यूम, है ना, वेट, जो भी वेट है किसी भी सिस्टम का, ठीक है। लेकिन यहां पे डेंसिटी फॉर गैसेस, गैस की डेंसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। या जितनी भी ऐसी वैल्यू है, जैसे डेल्टा एच है, डेल्टा ई है ना, डेल्टा एस है, डेल्टा जी है, ये क्या क्या है ये चीजें? बताओ मुझे। इसको बोलते हैं क्या? डेल्टा एच को बोलते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी भी एक तरीके की इंटेंसिव, सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा ई को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। बच्चे लोग सुनते रहना। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी। और डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। ये सभी के सभी जो होती हैं। और एक और है हीट कैपेसिटी, मैं पूरा लिखा दे रहा हूं। हीट कैपेसिटी ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उनको इंटेंसिव। और ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो मास के ऊपर डिपेंड करती हैं। मास थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए, मोल थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए, तो वो प्रॉपर्टी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, क्लियर करो जल्दी से, याद करो। इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव, डिपेंडेंट, एक्सटेंसिव। ओके, आगे बढ़े। ओके, तो ये इधर लिखा हुआ है मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। ये होता क्या है पहले इसी को देख लेते हैं, है ना। तो पहले इसी को देख लेते हैं, हीट एंड हीट कैपेसिटी होती क्या है। हीट एंड हीट कैपेसिटी। हीट को हम कैसे डिनोट करते हैं? क्यू से। हीट को क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, देखो एक चीज और है, एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन, है ना। सिस्टम की ये भी प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन होता है और पाथ फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन वो होता है
जो स्टेट पे डिपेंड करे, फाइनल पाथ और इनिशियल स्टेट। जैसे मान लो यहां से ए से, मान लिया हमने यहां से यहां जाना है, ऐसे मान लिया हमने ये पाथ 1 फॉलो किया या सेकेंड फॉलो किया या थर्ड फॉलो किया। इन जैसे मान लो ए से हमें बी पहुंचना है बच्चे, ए से कहां पहुंचना है, बी पहुंचना है। अब ए से बी पहुंचे, चाहे किस भी पाथ को फॉलो करो, चाहे किसी भी पाथ को फॉलो करो, डजंट मैटर। तो इस प्रॉपर्टी को, ऐसी चीजों को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। जो भी कैपिटल फॉर्म में लिखी जाती है, जैसे ई है, एच है, जी है, एस है, ये सभी के सभी जो होती है ना, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन का मतलब अगर हमने ए से बी पहुंचना है तो हमें सेकेंड पाथ ही फॉलो करना है, स्पेसिफाई कर दिया गया पाथ फंक्शन, तो उसको बोलते क्या है, पाथ फंक्शन। स्पेसिफाई कर दिया कि भैया सेकेंड पाथ ही फॉलो करना है, तो उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब जो स्मॉल में आते हैं, क्यू है, वर्क डन है, ये जो है वो पाथ फंक्शन। भाई वर्क डन पाथ फंक्शन कैसे है, बताओ मुझे। वर्क डन जो है वो पाथ फंक्शन कैसे है? अरे जिसको ही भी अगर वर्क करेंगे, जिसके ऊपर वर्क करेंगे, है ना, तो उसी को लगेगा ना। जैसे मान लो हमने दिया कंटाप मिला के, तो किसको लगेगा, जिसको दिया ना, तो हमने वर्क उसमें किया ना। तो वर्क एक तरीके का पाथ फंक्शन है, ऐसा नहीं कि जो बाजू में बच्चा खड़ा हुआ है उसको लग जाएगा, है ना। ओके, तो पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन समझे। यस सर। ओके, ठीक है, आगे। हीट कैपेसिटी होती क्या है, हीट कैपेसिटी और कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी वगैरह वगैरह। तो पहले तो हम हीट के बारे में पढ़ लेते हैं। हीट होता क्या है, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, या हम हीट को क्यू बोल सकते हैं। क्यू ये है, तो क्यू जो है वो एक तरीके का स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्यू इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव, बताओ। एंट्रेंस। ठीक है, ये जो है वो पाथ फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सर एक्सटेंसिव मतलब? बेटा अभी देखो पीछे लिखा हुआ है, मास पे डिपेंड करता है। देखा क्या। यस सर, दिख गया सर, याद आ गया। हाँ, तो यहाँ पे हीट जो है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, फॉर्म ऑफ एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी when temperature of system changes। मतलब सिस्टम का अगर टेम्परेचर चेंज किया जाए तो एनर्जी का ट्रांसफर जो है, या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है, अगर सिस्टम का चेंज किया जाए, मतलब ऐसा हो जाता है। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं, हीट इज disordered form, disordered form, sorry, it is a disordered form of energy
ओके, मतलब क्या है कि हीट जो है, देखो हीट और वर्क डन, जैसे हमने किसी भी चीज में वर्क किया ना, तो उससे हमारी एनर्जी जो है वो कम हुई ना, है कि नहीं? तो वर्क डन करने में कुछ ना कुछ एनर्जी कम हुई कि नहीं कम हुई? तो जब भी कुछ वर्क कर रहा है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो टेम्परेचर के चेंज करने से एनर्जी का ट्रांसफर हो, उसको क्या बोलते हैं? हीट। अब हीट जो है वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म है। डिसऑर्डर्ड फॉर्म मींस व्हाट? डिसऑर्डर्ड फॉर्म का मतलब, जैसे हमने मतलब किसी भी चीज में, जैसे ये वाला जो है, यहां पे ये वाला ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इस ब्लॉक में हमने कुछ टेम्परेचर दिया, ठीक। अब हीट जो है वो इधर से इधर की तरफ जाएगी। ऐसा नहीं कि मतलब इधर कुछ चीज गर्म हो सकती है, इधर थोड़ी सी ठंडी हो सकती है। ऐसा नहीं कि पूरा ब्लॉक जो है वो गर्म हो जाएगा। जैसे लोहे की रॉड है, एक तरफ उसको गर्म करो तो पूरी रॉड गर्म हो जाती है क्या? अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यस, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हीट दिया, टेम्परेचर दिया, तो ये वाला पार्ट जो है वो मान लो कूल है और ये वाला पार्ट हॉट है, तो इन ऑर्डर मैनर में हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके लिए इसको बोलते हैं डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे वर्क डन है ना, वो ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वर्क डन ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन हीट जो है वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं। जो हीट है वो अगर ऑन द सिस्टम दिया जाए और बाय द सिस्टम दिया जाए तो क्या होगा, कैसे साइन होंगे उसके? ठीक है, तो बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। जैसे हमने बोला कि सिस्टम के ऊपर जो है वो हीट दी गई है, पॉजिटिव हमने बोला सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया है, या हम ऐसे बोल सकते हैं, हीट की बात कर रहे पहले। ये जो है ये एक तरीके का सिस्टम है। अब ये सिस्टम है तो इसमें हीट जो है वो दी जा रही है, तो क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर हीट जो है वो सिस्टम से निकल रही है तो भैया हीट नेगेटिव। हो रही है, तो निगेटिव है। फिजिक्स में कुछ अपोजिट हो सकता है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, हीट ऐसा बोल सकते हैं ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? प्लस। और हम बोल सकते हैं बाय द सिस्टम, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा बाय द सिस्टम, क्या बोल सकते हैं? माइनस क्यू। यही चीज जो है वो फिजिक्स में अलग हो सकती है। वर्क डन जो है वो ऑन द सिस्टम जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन फिजिक्स में ऑन द सिस्टम वर्क डन जो है वो निगेटिव होता है। ठीक है, चेंजेस होते हैं क्योंकि हम लोग जो है केमिस्ट्री में जो सिस्टम है ना, उसको एक तरीके से रिएक्शन मानते हैं, तो रिएक्शन के ऊपर चीजें हो रही हैं तो प्लस होगा। और फिजिक्स में क्या करते हैं, जो सराउंडिंग है ना, जो यहाँ पे चीजें हैं उसको सिस्टम मानते हैं, तो इसलिए माइनस हो जाता है। ठीक है, तो अभी वर्क पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ओके, तो हीट कैपेसिटी क्या होती है वो भी देखो। हीट कैपेसिटी को C से डिनोट करते हैं, ठीक है। हीट कैपेसिटी जो होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to change
required to change the system temperature by 1 डिग्री सेल्सियस, या हम ऐसे बोल सकते हो 1 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने में जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उस हीट के अमाउंट को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन ही होना चाहिए। इतना टेम्परेचर चेंज करने में जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जो हीट का अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी C जो है वो Q अपॉन डेल्टा T से डिनोट करते हैं, Q अपॉन डेल्टा T। अगर डेल्टा T जो है वो क्या हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, तो हीट कैपेसिटी जो है वो हीट के बराबर आ जाएगा। C जो है वो हीट कैपेसिटी है और हीट जो है Q जो है वो हीट है। अच्छा, इसकी यूनिट की बात कर लें, क्या होगी यूनिट हीट कैपेसिटी की? भाई Q अपॉन डेल्टा T हो रहा है ना, तो Q जो है इसकी हीट क्या मतलब ये यूनिट क्या होती है, जूल होती है या कैलोरी हो सकती है ना। तो टेम्परेचर की केल्विन हो सकती है या हम बोल सकते हैं डिग्री सेल्सियस। तो जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट है। फिर से देखो, हीट कैपेसिटी सिस्टम में 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने में जो हीट की रिक्वायरमेंट हुई, भाई अगर हम ऐसा एक कोई ब्लॉक लेके बैठे हैं और उसका टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसको हमें 23 डिग्री करना है तो कुछ ना कुछ इसमें हीट देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? तो वही हीट जो है वो हीट कैपेसिटी होती है। गॉट इट? जल्दी बताएं। यस सर। ओके, हीट कैपेसिटी के बाद जो है ऐसे कर सकते हैं कि हीट कैपेसिटी सॉलिड एंड लिक्विड के लिए जो हीट कैपेसिटी होती है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सॉलिड और गैस के लिए, सॉरी सॉलिड और लिक्विड के लिए उसको हम एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस से। एस को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। ध्यान देते रहना, स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन मतलब स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि इतने ग्राम में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट देनी पड़ी। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ज्योति क्या कर रही है? ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो एस के बराबर होता है, एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ऐसा तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, है ना। तो ये जो एस है ना वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये जो ये है वो मास है, मास ऑफ गैस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम ऐसे बोल सकते हैं कि हीट given to 1 gram solid or liquid to change temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। ओके, याद रखना, अगर हीट कैपेसिटी दी गई है
और वो चीज सॉलिड है, तो उसको हीट कैपेसिटी को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम सॉलिड या लिक्विड में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटाने बढ़ाने, या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने में जो हीट लगी उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर ना? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता चल गई। एक का और है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है ना, हीट कैपेसिटी इन गैसेस। गैसेस में अगर हीट कैपेसिटी देखी जाए तो उस कैपेसिटी को बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, अगर गैसेस फॉर्म में लिखा हुआ है तो। ठीक है, ये मोलर हीट कैपेसिटी किसके लिए होती है? फॉर गैसेस के लिए होती है। ध्यान देना बच्चे लोग, किसके लिए होती है? गैस के लिए होती है। मतलब हम बोल सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर any gas of 1 mole to change its temperature by 1 Kelvin या 1 डिग्री सेल्सियस। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हीट कैपेसिटी सॉलिड और लिक्विड के लिए बोला जाए तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, और अगर गैस के लिए बोला जाए, सॉलिड और लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट, और गैस के लिए बोला जाए तो मोलर हीट। क्या हो जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी। और मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है ना, वो 2 तरीके से लिखते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी को 2 तरीके से लिखते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। मोलर हीट कैपेसिटी को 2 तरीके से, अरे तुम लोगों को पता होगा, सीपी, और ये क्या है? सीवी। सीपी जो है वो Q अपॉन डेल्टा टी होता है, एन लिख देते हैं क्योंकि मोल है। सीवी जो भी है वो Q अपॉन एन डेल्टा टी, सीपी और सीवी होता है। बच्चे लोग जल्दी करें, हीट कैपेसिटी क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने में, ठीक है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसियस हो, सिस्टम, उसमें टेम्परेचर चेंज करने में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन में चेंज करने में जितनी हीट दी गई उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। और अगर हीट कैपेसिटी सॉलिड और लिक्विड में बोली जाए तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर हीट कैपेसिटी गैसेस में बोला जाए तो उसको बोलेंगे क्या? मोलर हीट कैपेसिटी। बच्चे लोग जल्दी बताएं। और हीट कैपेसिटी जो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। सर दोनों का फॉर्मूला सेम है, Q बाय एन डेल्टा टी। हाँ देखो, दोनों का फॉर्मूला ऐसा सेम है कि अगर हमने S लिखा, अच्छा इसका, हाँ दोनों का फॉर्मूला सेम है। सर ये सी के नीचे पी है या बिल्कुल बराबर में? सीपी मतलब कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके सर। Q अपॉन N मतलब मोल डेल्टा टी, या ऐसे बोल सकते हैं CV जो है वो NQ N डेल्टा टी। CV का मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके चलो, तो इतना तक ही रहने देते हैं। एक बार रिवाइज करके आओगे तुम लोग, ठीक है, जो मैंने आज पढ़ाया हुआ है नेक्स्ट लेक्चर में वो तुम लोग रिवाइज करके आना। रिवीजन करना तुम्हारा काम है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितने बार लेक्चर देखोगे, सर इससे पहले वाला स्लाइड दिखा दो। जितने ज्यादा लेक्चर्स देखोगे ना
बार बार फिर से रिकॉर्डेड लेक्चर, तो उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगी तुम्हारे। ओके चलो, ओके सर। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और इंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।